अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ कन्फर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस। जी, मैं मिस हुज़ा ये रिकॉर्डिंग आपने खुद स्टार्ट की है ना? जी सर, मैंने की है। ठीक है जी। नो अदर पर्सन इज अलाउड टू रिकॉर्ड द मीटिंग। ठीक है सर, मिस हुज़ा रिकॉर्डिंग खुद से करेंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हंज़ा इमरान है और हम लोगों ने आज सीपीसी स्टार्ट करनी है। इसमें हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो जो मेन टॉपिक्स है ना हमारे, पहले हम लोग उनको ख़त्म करेंगे और फिर अगर हमारे पास कुछ लेक्चर्स बच गए तो हम लोग बाकी की सीपीसी को ख़त्म करेंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास 3 में और हर महीने के अंदर हमारे पास तकरीबन 8 हैं लेक्चर्स, और अगर हम उन 8 लेक्चर्स को डिवाइड करें मतलब अपने सारे सिलेबस के ऊपर, तो वो किसी भी तरीके से फिट इन नहीं हो रहा। तो इसलिए बेस्ट पॉसिबल वे मुझे ये लगा है कि हम लोग ना अपने जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनको देखें, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं या फिर जो हमें एट द एंड लगेंगे ऐसे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट हैं या इनके आने का चांस हो सकता है, तो हम लोग उनको भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कवर करते जाएंगे। लेकिन इस वीक के अंदर हम लोग इस मंथ में सॉरी हम लोग बेसिकली ये 7 टॉपिक हैं जिनको कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले है सिविल कोर्ट्स टू ट्राई सिविल सूट्स एंड बार्स, ये सेक्शन 9 के ऊपर है। उसके अलावा फिर हम लोग करेंगे पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिसमें हमारे पास सेक्शन 6 है और 1-2 रेफरेंसेस दूसरे एक्ट्स के हैं। उसके अलावा हमारे पास सेक्शन 15 से लेकर 20 है। अब इसके अंदर जुरिस्डिक्शन की भी बात आ जाती है और ट्रांसफर ऑफ केसेस की भी हमारे पास बात आ जाती है, जो कि हमारे पास सेक्शन 20, 21, 22, 23, 24 तक की जाती है। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन है 12(2) जो हमारी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन इसके लिए हमें पूरे का पूरा सेक्शन 12 पढ़ना है इसमें। और उसके साथ जो अभी 2018 में अमेंडमेंट्स आई हैं हम सेक्शन 12 के अंदर हम लोग उसको भी देखेंगे। उसके बाद थर्ड वीक में हम लोग स्टे ऑफ सूट और उसके अलावा रेस्ट जुडिकाटा, इन दोनों के ऊपर काम करेंगे। आप लोग को फ्रेमवर्क समझ आ गया जो हमने इस मंथ के तीनों वीक्स के अंदर करना है? प्लीज कंफर्म कीजिएगा ये मैसेज में। जी मैम। जी मैम आ गया। जी ठीक है। आज हमारा सबसे पहले हम हिस्टोरिकली थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद मेन टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1859 एक ऐसा इम्पोर्टेंट ईयर था जब फर्स्ट टाइम हमारे पास सीपीसी आया था। 1859 से पहले क्या होता था और 1859 के बाद क्या हुआ? 1859 से पहले ना इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक कैलकाटा, दूसरी बॉम्बे और तीसरी मद्रास, और उसके अलावा कुछ प्रोविंशियल कोर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद थे। ये प्लीज अपना बंद कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर हुआ ये था कि जितने भी प्रेसिडेंसी टाउन्स थी उनमें ये 3 चीजें आती थी, जिसमें मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता था, और बाकी जितने भी थे वो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे और वहां पे मुफस्सिल के तौर पे ना सारे काम कर रहे थे। उसके बाद 1859 में फर्स्ट टाइम सीपीसी आया था, लेकिन वो अपना पूरे का पूरा जिसको कहते हैं ना पर्पस, वो यहाँ पे उसको फुलफिल नहीं कर पाया था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे ना तो ये सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता था और ना ही ये जितने भी यहाँ के सदर दीवानी कोर्ट्स थे उनके ऊपर एप्लीकेबल होता था। फिर 1861 के अंदर यहाँ पे एक एक्ट आया, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट्स जितने थे और सदर अदालतें थी जितनी, वो सारी अबोलिश कर दी गई और यहाँ पे हाई कोर्ट्स बन गए, और हाई कोर्ट्स भी इन्हीं 3 जगहों पे बने, बॉम्बे, कलकत्ता और उसके अलावा मद्रास। मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सॉरी, वॉइस इज क्लियर। क्लियर है। जी ठीक है। वॉइस ठीक आ रही है। काइंडली जब आप जो ऐसा मैसेज सेंड करें तो आप अपने माइक को और पहले अपने स्पीकर को प्लीज चेक किया करें, क्योंकि एडमिन्स बैठे हैं, अगर कहीं पे भी कोई आवाज होती है तो वो एडमिन खुद उसको मैनेज करेंगे। शुक्रिया जी। आप प्लीज कंटिन्यू रखिए मैम। 1859 का जो सीपीसी थी, क्योंकि ये इतने ज्यादा कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही थी और बाद में इसको कुछ लेकुनास का सामना करना पड़ रहा था, फिर 1877 में इसको रिप्लेस कर दिया गया नए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के साथ, जो कि 1877 था। उसके बाद ये फिर इसको कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत थी, क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे आ गया 1882 का सीपीसी।
और उसके बाद फिर एक बार ये अपने वक्त के साथ साथ जरूरियात पूरी नहीं कर रहा था। उसके बाद हमारे पास आ गया 1908 का सीपीसी, जो कि अभी तक चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हो रही हैं। लेकिन हाँ, उस तरीके की स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स इसमें नहीं हुई, ना उसमें उस तरीके की अमेंडमेंट्स आई हैं कि हम इसको शुरू से लेकर दोबारा सारा A to Z चेंज करें। अच्छा, पहले ये होता था कि इसके अंदर सारे ना सेक्शंस ही थे, कोई स्केड्यूल टाइप कुछ भी नहीं था। लेकिन जो 1908 का था द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसके अंदर इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया। एक थे हमारे पास सेक्शन पोर्शन और जो दूसरा था हमारे पास स्केड्यूल पोर्शन। ठीक है, जो सेक्शन पोर्शन है उसके अंदर टोटल 158 सेक्शंस थे और उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स बने हुए थे उसके, और ये सारे 11 के 11 पार्ट्स हैं जो कि उससे डील करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास स्केड्यूल पोर्शन था, स्केड्यूल में हमारे पास कुछ स्केड्यूल थे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। और उसमें जो सबसे ज्यादा ऑपरेटिव स्केड्यूल था वो हमारे पास फर्स्ट स्केड्यूल था, और फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर हमारे पास फर्दर 52 ऑर्डर्स थे, जो कि एक ऑर्डर काफी अर्सा पहले ही खत्म हो चुका था, तो अभी इनकी गिनती 51 रह गई है। और उसके अलावा कुछ अपेंडिक्स हैं जो कि फॉर्म्स की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं, मतलब A, B, C, और ये सारे क्या हैं, इन सबको हम लोगों ने मिला के पढ़ना है। इसमें सेक्शन पोर्शन, स्केड्यूल और जितने भी हमारे अपेंडिक्स हैं, इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो ही हम कहेंगे कि हमारी सीपीसी जो है वो कंप्लीट हुई है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शन पढ़ लूं, ना मैं ये स्केड्यूल पढ़ूं और ना अपेंडिक्स देखूं, उसकी ये सीपीसी कंप्लीट नहीं होती। और अगर किसी शख्स ने अपनी इस सीपीसी को मजीद इनहेंस करना है तो इसके साथ हमारे पास हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1, 2 और 4, ये चारों हैं जो हमें मुख्तलिफ जगहों पे मदद देते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग सेक्शन पोर्शन को देखें तो ये क्या चीज है और ऑर्डर पोर्शन है वो क्या चीज है। सेक्शन पोर्शन हमें बेसिकली जो सब्सटेंटिव लॉ है सीपीसी का वो प्रोवाइड करती है, और उसके अंदर ये हमें बेसिक एक गाइडलाइन देती है कि किस तरीके से कोई जो सूट है वो चीदा हालात में आएगा कोर्ट के अंदर। लेकिन उसका जितना भी प्रोसीजर है वो हमारे पास ये स्केड्यूल के अंदर मौजूद है। और स्पेसिफिक अगर हम लोग रेफरेंस दें तो यहाँ पे ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 21 ये मेन है, और उसके अलावा बाकी सारे भी उन्हीं का हिस्सा है। लेकिन अगर आप कहें कि एक सीक्वेंस में चलना है तो ये ऑर्डर 1 से लेकर 20 तक हमारी जजमेंट कंप्लीट हो जाती है, और 21 में हम लोग उसकी एग्जीक्यूशन करवाते हैं। हाँ, जैसे 22, 23, 24 ये सारी वो चीजें हैं जो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर जरूरत पड़ती है तो हम अपने इंडिविजुअल केस के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं पड़ती तो हम लोग इसको नहीं करते। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका अपील वाला पोर्शन, ऑर्डर 41 ऑनवर्ड, और वो भी एक जब सूट कोई दायर होता है फिर उसकी डिक्री पास होती है, फिर एग्जीक्यूशन चलती है। अगर एक पार्टी उसके साथ मुत्तफिक हो रही है तो वो उसको एग्जीक्यूशन में ले जाएगी, अगर दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है या किसी भी तरीके से अपना कोई क्लेम एक्स्ट्रा रख रही है तो वो फिर अपील की सूरत में नेक्स्ट जाएगी, और वहां से फिर ऑर्डर 41 की सारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वो हम लोग फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे। लेकिन ये बेसिकली ये ब्रीफ कंटेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब हम जाते हैं हमारे प्रोसीजर की तरफ कि हमारा प्रोसीजर हमें क्या बताता है कि हमारी सीपीसी किस तरीके से चलती है, या किस तरीके से हम लोग अगर एक सूट दायर करते हैं तो हमारी एग्जीक्यूशन की स्टेज तक हम किस तरीके से वहां पे पहुंचते हैं। इसमें सबसे पहले जी हमारे पास होती है प्लेंट वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है सिविल के अंदर, जिसकी बेसिस के ऊपर कोई भी जो कोर्ट है वो अपनी कॉग्निजेंस लेता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर के हवाले से जो सिविल नेचर का होगा। इसमें कोर्ट का सिविल होना जरूरी है, यानी कि सिविल कोर्ट हो, और दूसरी ये बात कि उसकी प्लेंट के अंदर जितना भी वो सब्जेक्ट मैटर को मांग रहा है वो सारा कुछ जो है हमारा सिविल नेचर का होना चाहिए। इसके अंदर फिर एक रेगुलर प्रोसीजर चलता है, यानी कि प्लेंट आई अगर वो एडमिट हो जाती है तो फिर हम समन ऑर्डर 5 के तहत जारी होते हैं। अगर दोनों पार्टीज आ जाती हैं तो क्या होता है, अगर दोनों पार्टीज वहां पे मौजूद रहती हैं और डिफेंडेंट जो है वो आ जाता है तो फिर वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे दायर करवाता है। रिटर्न स्टेटमेंट दायर करवाने के बाद फिर हमारे कोर्ट जो है वो इश्यूज फ्रेम करते हैं। इशू फ्रेम करने के बाद फिर वो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू वो हमें ये बताते हैं कि प्लेंटिफ ने किस किस चीज के बारे में एविडेंस देना है और डिफेंडेंट ने। और इसमें सीक्वेंस हमेशा ये होता है कि प्लेंटिफ पहले अपना एविडेंस लाता है और फिर उसका डिफेंडेंट एविडेंस लाता है, फिर हमारा एविडेंस क्लोज होता है,
फिर फाइनल आर्गुमेंट्स, फिर जजमेंट एंड डिक्री और फिर एग्जीक्यूशन। ये तो एक स्टेज है जो कि रेगुलर चलता रहा अगर हमारा केस। लेकिन अगर कोई दूसरी केस ऐसा आता है कि जिसके अंदर जो डिफेंडेंट है वो नहीं आया, अब वो क्या स्टेज होगी? उसके अंदर ये होगा कि जो हमारा डिफेंडेंट है उसको फिर एक बार तो नोटिस समन यहाँ पे जाएंगे, लेकिन अगर वो फिर भी बार बार बुलाने पे नहीं आता और हम लोगों ने हमारे ऑर्डर 5 के अंदर जितने भी प्रोसीजर्स मौजूद हैं किसी भी डिफेंडेंट को मंगवाने के लिए वो नहीं आया, वो सारे हमारे पास खत्म हो चुके हैं और अब कानून को ये लग रहा है कि ठीक है कि अब इसको मजीद ये खुद ही बंदा नहीं आना चाह रहा, तो फिर उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एक्स पार्टे। अगर तो वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो फिर कहेंगे हम एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स, जो कि ये फिर ये वाला इतना हिस्सा नहीं, ये यहाँ से इधर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि वो शख्स अभी आया नहीं लेकिन जजमेंट पास हो गई है, तो फिर क्या होगा? पहले एक्स पार्टे एविडेंस आएगा और फिर एक्स पार्टे डिक्री आएगी और फिर इसकी एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंगली जो भी इसका होगा चल जाएगा। अच्छा, ये जितना भी मैंने आपको पार्ट बताया ना, ये सारे का सारा ना 2018 के पहले का बताया है। 2018 में ना एक बहुत मेजर अमेंडमेंट हुई थी हमारे पास, जिसके बारे में मैंने ये आपको सारा कुछ बताया है, ये 2018 से पहले था। अभी 2018 की जो मेजर अमेंडमेंट थी उसमें दो चीजें हुई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बने, दूसरे ट्रायल कोर्ट्स बने, और तीसरा ये कि कुछ प्रोसीजर आर्बिट्रेशन का, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, ये इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। और ये हुआ कि इसलिए ये इस वजह से ये हुआ था इंट्रोडक्शन इन चीजों की, ताकि ये जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है उसको हम लोग कम कर सकें। और दूसरी ये बात कि जो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम जो है फ्रिवलेस किस्म की चीजों में लग जाता है, मतलब एक चीज होती नहीं है जिसको हम लोग इतना लंबे पता नहीं कितने कितने साल ले जाते हैं, उन चीजों को कम कर सकें। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अच्छा जी, अगर अब हम लोग ये कहें कि ठीक है कि ये एक प्रोसीजर था, तो अब अमेंडमेंट आ गई, अब इसके बाद हमारे पास क्या बेसिक तब्दीलियां आई, ये वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर वैसे ही चलेंगे, लेकिन कुछ चीजें इसमें चेंज हुई हैं। इसमें क्या चेंज हुआ जी? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स, यानी कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग फ्रेमिंग ऑफ इशू तक का एक कोर्ट काम करेगी और उसके बाद जितना भी काम है वो दूसरी कोर्ट काम करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, वहां पे क्या होगा? वहां पे सबसे पहले प्लेंट आएगी, उसी तरीके से समन नोटिस जाएंगे दूसरी पार्टी को। अब पार्टी दूसरी अगर आ जाती है, यानी कि डिफेंडेंट अगर आ जाता है, तो वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दायर करता है। फिर कोर्ट जो है ना इंटरमीडिएट डेट्स डालती है, उसके अंदर वो ये कोशिश करता है कि अगर इनका कोई सुलह वगैरह हो जाए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई भी मेथड जो कि पार्टीज अपनाना चाहें, तो वो अपने ऐसी चीजें अपने डिस्प्यूट को सेपरेटली निकालना सॉरी रिजोल्व करना चाहें तो वो कर सकती हैं। और अगर पार्टीज जो हैं वो खुद अपना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में नहीं जाना चाहती, तो फिर कोर्ट उनके वो वाले फैक्ट्स जिनके ऊपर वो मुत्तफिक दोनों पार्टीज ना होंगी उनके ऊपर फ्रेमिंग ऑफ इशू करेगा, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट खुद से दूसरी कोर्ट यानी कि ट्रायल कोर्ट में अपने सारी की सारी जो प्रोसीडिंग है उसके सामने वो भेज देगा ट्रायल कोर्ट में। फिर दूसरी जो कोर्ट है ट्रायल कोर्ट, उसने इन प्लेंटिफ के एविडेंस को रिकॉर्ड करना है और फाइनल आर्गुमेंट सुनने हैं, और फाइनली जजमेंट और डिक्री, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन उसकी करवानी है। कहने का मतलब ये कि पहले जो दो मुख्तलिफ काम कर रहे थे कोर्ट्स, मुख्तलिफ जगहों पे एक कोर्ट मुख्तलिफ काम कर रहा था, अभी यहाँ पे दो किस्म के कोर्ट आ गए हैं। अच्छा, ये चीज आप लोगों ने एक और चीज यहाँ पे गौर करनी है कि ये सिर्फ उन डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेबल होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा काम है, जैसे लाहौर, ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और उसके अलावा कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ये चीजें एप्लीकेबल नहीं हो रही। लेकिन कई जजेस जो हैं वो इनको अप्लाई कर रहे हैं, कोई जजेस इनको अप्लाई नहीं कर रहे, और उसके अलावा कोई वुकला हजरात भी इन जितनी भी हमारे पास अमेंडमेंट्स आई हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं, और कोई वुकला हजरात इनको अप्लाई नहीं कर रहे। तो अगर तो आप लोग ये चाहते हैं कि आपके क्लाइंट का मतलब भला हो जाए और वो जल्द अज जल्द अपने किसी भी फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच जाए, डिक्री वगैरह तक, तो फिर आप लोग इन 2018 की अमेंडमेंट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और उसके अलावा 2020 में भी कुछ अमेंडमेंट्स आई थी इसके सेक्शन पोर्शन में, तो आप लोग उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप मतलब आपकी विल है कि आप इसको कैसे करना चाहें, लेकिन बतौर एक अच्छा जज और एक अच्छा वकील आपको इन्हीं के ऊपर एप्लीकेशन
देनी चाहिए, मतलब कि इन्हीं को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीजें हमारे बेनिफिट के लिए बार बेंच और लिटिगेंट्स के लिए। अगर हम लोगों ने इनको इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा ही नुकसान होगा। और इसके नुकसान की सबसे बड़ी ये बात है कि जो फिलहाल हमारी रिपोर्ट है इंटरनेशनल के, यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस का कोई स्कोप नहीं है, या इस तरीके से हमारे पाकिस्तान की बुराइयां होती हैं उसमें हमारा भी हाथ होता है वो, लेकिन हम लोग उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस तरीके से खुद को जिम्मेदार नहीं समझते। ये हमारी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है। यहाँ तक प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग को अगर कोई चीज मसला है, कोई चीज रिपीट करनी है या समझ नहीं आई। मैडम ये कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो सेट असाइड भी हुई थी, उनके बारे में काइंडली जरा बताएं कि वो कौन सी, वो 2018 वाली सेट असाइड हुई है कि 2020 वाली हुई है? सर वो 2021 की हुई थी, वो तो बस आई थी और चली गई थी। उसमें जो एग्जीक्यूशन का, उसमें ज्यादातर जो 2020 की अमेंडमेंट्स थी ना, उसके बारे में कुछ फर्दर चेंजेस की गई थी और एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स बना दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें तभी खत्म कर दिया था, तो लिहाजा उनके ऊपर कोई भी नहीं गया। इसमें हम लोगों ने जितना भी एप्लीकेबल करना है वो 2018 और 2020 की अमेंडमेंट्स को करना है। मीनिंग देयर बाई कि मैडम 2018 वाली और 2020 वाली दोनों अमेंडमेंट्स इन फील्ड है? यस सर। ओके, थैंक यू। जी मैम, हुंजा प्लीज प्रोसीड रखिए अपने क्लास। जी ठीक है सर। अच्छा, आज हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में हम लोगों ने ये पढ़ना है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। कोर्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। ये हमारा, अगर हम लोग कह लेना कि सिविल प्रोसीजर कोड का एक ऐसा सेक्शन है जो कि हमें किसी भी सिविल कोड को पावर्स देता है, तो इसके बारे में हम लोग गलत नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर उन्होंने पहले ये बताया कि सिविल कोर्ट्स हैं, उसके पास कोई भी सूट आएगा, वो सूट वो ट्राई करेगा, लेकिन वो वाले सूट ट्राई नहीं करेगा जो कि एक्सप्रेसली बार हैं, प्रोहिबिटेड हैं, या फिर इम्प्लाइडली बार्ड हैं, या फिर जिनके बारे में कोई स्पेशल या लोकल लॉ इनफोर्स है। अच्छा, ये इसके अंदर ना मैंने एक ब्लॉक बना लिया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी बुक्स के ऊपर लिख लीजिएगा, ये यहाँ पे लगेगा। इसके बाद ये 2018 की अमेंडमेंट थी, ठीक है, और इसको आप कर ले। अच्छा, वन बाय वन अब मैं इसको पढ़ती हूँ। The courts to try all civil suits unless barred, यानी कि कोर्ट्स ने सारे सिविल सूट्स को ट्राई करना है, यानी कि उनका ट्रायल करना है जब तक कि उनको बार नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये कोर्ट्स किन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सीपीसी में कोई भी कोर्ट जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास बेयर एक्ट है ना, द सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962, उसका जो सेक्शन 3 है उसके अंदर जो बताया गया है ना कि ये वाले जो कोर्ट्स हैं वो होंगे, मतलब सिविल कोर्ट्स होंगे। यहाँ पे आप लोगों ने उसी का ही रेफरेंस देना है, ठीक है। शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेंट। अच्छा, इस चीज के लिए आप लोग बहुत ज्यादा प्रोविजंस जो हैं वो लिख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अगर हम मेन प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन 10, 11, 47, 144, उसके अलावा ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9, ऑर्डर 23 रूल 1 वगैरह आ सकती हैं, लेकिन ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। द कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अच्छा, यहाँ पे ना हमारा एक और चीज है कि ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, इसको भी फर्दर किसी डेफिनेशन में एक्सप्लेन नहीं किया गया, मास वाई इस एक एक्सप्लेनेशन के, ठीक है। तो अब होगा क्या कि हम लोगों ने पहले जब भी अपना क्वेश्चन बनाना है उसके अंदर पहले हम लोगों ने अपनी कोर्ट के बारे में बताना है, फिर हम लोगों ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताना है, और फिर हम लोगों ने सूट्स ऑफ सिविल नेचर के बारे में बताना है, ठीक है। एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड और for which a general or special law is in force। अब अगर कोई भी जो कोर्ट है
उसने किसी भी ऐसे सूट हर सूट को ट्राई करना है, लेकिन वो सूट कैसा होना चाहिए, उसकी जो नेचर है वो सिविल नेचर की होनी चाहिए। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसकी नेचर है वो सिविल नेचर है? तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। यानी कि कोई भी ऐसा सूट जिसमें कोई राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू ऑफिस कहा गया है, उसको मांगा गया है, वो होगा सिविल नेचर का सूट। इसके अंदर आप लोग अगर इसको जनरल तौर पे ये देखना चाहें कि कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब राइट से पहले हमें ये पता होना चाहिए राइट क्या है। राइट हर वो चीज है जो कि प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, और वो लॉ जो है हमारा राइज है उस वक्त। जैसे हमारे पास अभी डिक्लेरेशन का कानून है सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, या फिर हमारे पास कोई भी ऐसा मतलब प्रियम्पशन का कानून है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी ये कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के कानून है जो कि स्पेसिफिक रिलीफ में ही आता है। उसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ये सारे कानून मतलब कि जो सब्सटेंटिव राइट्स को डिफाइन कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं। हम लोगों ने उन चीजों को यहाँ पे यूज करना है अपने राइट को डिफाइन करने के लिए। और जब हम लोगों ने कोर्ट में जाना है बतौर प्लेंटिफ, तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आया कि इस शख्स का ये राइट बनता है या नहीं बनता। और कोर्ट ने वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो प्लेंट है उसको देख के ये डिसाइड करना है कि ये शख्स का राइट है या नहीं है। और अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ये क्लेम कर दिया और मुझे इसका राइट मिलना चाहिए, तो वो उसको राइट नहीं मिलेगा। और इसकी एक एक्सेप्शन जो है वो सेट ऑफ का राइट है, वो जस्ट मनी सूट्स के अंदर जहां पे डेट वगैरह हो वहां पे दिया जाता है, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा नंबर 2 पे है ऑफिस। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। बस आपका राइट जो है ना वो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर किसी शख्स का कोई ऐसा राइट जो लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है और वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में क्लेम कर रहे हैं, तो फिर उसको वो राइट नहीं मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था लिमिटेशन एक्ट में एडवर्स पोजेशन का। वहां पे ये होता था कि जिस भी शख्स ने किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी जो है वो 12 साल के लिए रख ली है, अब जब उसने 12 साल के लिए उस प्रॉपर्टी को रखा है, तो फिर वो उसकी एडवर्स पोजेशन की बेसिस पे ना मांग सकता है पोजेशन। लेकिन क्योंकि अब ये कानून हमारे पाकिस्तान में लिमिटेशन एक्ट 1908 में खत्म हो चुका है, अब अगर कोई दूसरा शख्स ये कहे कि मैंने इस प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल तक काबिज रहा और अब मैं कोर्ट में जाके इसके बारे में पोजेशन मांग सकता हूँ, तो अब वो ये चीज नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि ये जो उसका राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है। उसके बाद है राइट टू एन ऑफिस। राइट टू ऑफिस, कोई भी ऐसा ऑफिस, चाहे वो आप रिमनरेशन लेके कर रहे हो या खुद अपने उससे कर रहे हो, अपने विल से कर रहे हो बगैर रिमनरेशन के, लेकिन इसके अंदर 2 चीजें होना लाजमी है। ये एक, आपके राइट्स होने चाहिए उस ऑफिस के साथ अटैच, और दूसरा आपके उस ऑफिस के साथ ड्यूटीज अटैच होनी चाहिए। और वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हम लॉ के जरिए उनको इन्फोर्स करवा सकें। अगर तो ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली मौजूद हैं कि राइट हुआ या कोई ड्यूटी हुई और उसको हम लोग इन्फोर्स करवा सकते हैं, तो हमारा वो सूट जो है ना वो राइट टू ऑफिस बनेगा और वो सिविल नेचर का होगा। फिर हम उसको अपने सिविल कोर्ट में लेके जा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा सूट नहीं है तो फिर ये सिविल नेचर का नहीं होगा। उसके बाद है जी, नॉटविथस्टैंडिंग दैट such right may depend entirely on the decision of a question as to religious right or ceremonies। ये ना थोड़ा सा टेक्निकल बात है। इसके अंदर टेक्निकलिटी ये है कि अगर कोई शख्स किसी भी राइट टू ऑफिस को लेके किसी कोर्ट में गया है और उसके अंदर जो उसका प्रिंसिपल था ना, मतलब कि प्रिंसिपल क्लेम था, वो ये था कि मैं किसी रिलीजियस या सोसाइटल नोट के ऊपर यहाँ पे आया हुआ हूँ, या फिर मैं अपना कोई रिलीजियस राइट लेके आया हूँ, या मैं रिलीजियस सेरेमनी की बेसिस के ऊपर आया हूँ, और उसमें सोल क्वेश्चन सिर्फ ये है कि वो रिलीजियसली वहां पे आया है और उस राइट को क्लेम करने आया है। ठीक है, और सॉरी, उस ऑफिस को क्लेम करने आया उस रिलीजियस राइट या रिलीजियस सेरेमनी की बेसिस के ऊपर, तो फिर ऐसे सूट के अंदर ये प्रिंसिपल क्वेश्चन नहीं है। तो फिर उस सूरत में ये शख्स जो है वो उस राइट टू ऑफिस को कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग कोई भी ऑफिस जाके कंटेस्ट करते हैं और वो ऑफिस इस किस्म का है कि जिसको मैं आम रूटीन में रिलीजियस को साइड पे रख के
मांग सकती हूँ। क्यों मांग सकती हूँ? क्योंकि मेरे वहां पे राइट्स भी हैं और ड्यूटीज भी हैं। लेकिन हाँ, उसमें रिलीजियस सेरेमनीज का या रिलीजियस राइट का क्वेश्चन आ गया है, और ये क्वेश्चन है सब्सटेंटिव, ये क्वेश्चन है इसमें सब्सिडरी या इंसिडेंटल। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी ऑफिस के बारे में किसी भी दूसरे एक शख्स ने कोर्ट से राइट मांगा है, और उसमें जो उसका प्रिंसिपल क्लेम है या प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो रिलीजियस राइट या रिलीजियस सेरेमनी की बेसिस के ऊपर है, तो फिर उसका वो जो मांग रहा है ना कोर्ट से, वो उसका राइट टू ऑफिस नहीं होगा सिविल नेचर का। लेकिन अगर वही शख्स कोर्ट में गया है और उसने कोई ना कोई राइट टू ऑफिस मांगा है, और उसको मांगने के बाद उसका जब फ्रेमिंग ऑफ इशू हो रहे थे उसमें से कोई एक या आधा इशू ऐसा है जो कि इंसिडेंटल या सब्सिडरी टाइप का है, जिसके अंदर रिलीजियस राइट या रिलीजियस सेरेमनी की बात की गई है, तो फिर ऐसे चीज को ना माना जा सकता है कि ये सिविल नेचर की है। अब हमारे पास ये एक बेसिक फ्रेमवर्क आ गया इस सेक्शन का। अब अगर हम लोग इसको मजीद डाइसेक्ट करना चाहें तो फिर हम इसको दो तरीकों से और भी कर सकते हैं, एक ज्यूरिसडिक्शन की बेसिस के ऊपर और दूसरा हमारे पास जितनी भी बार्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर। ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस के ऊपर हम लोग इसको ब्रॉडली करें तो इसकी हमारे पास 4 किस्म की ज्यूरिसडिक्शन होती हैं। एक होती है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, दूसरी हमारे पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, तीसरी हमारे पास होती है पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन, चौथी होती है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। जो हमारे पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो सेक्शन 15 से लेके 20 तक है, और उसके ऊपर अगर किसी शख्स ने ऑब्जेक्शन लेना तो वो हमारे पास आ जाता है सेक्शन 21। उसके अलावा जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 6 जो कि सीपीसी का ही है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है जो कि हमें ये बताता है कि इस सूट का सब्जेक्ट क्या होगा, और उसके अलावा मतलब इसकी क्या बेसिस होगी कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग कोर्ट में आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन, कि एक पर्सन को किस तरीके से ज्यूरिसडिक्शन क्या उस पर्सन के लिए कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन रखता है या नहीं रखता, ये सेक्शन 19 और सेक्शन 20 आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा जी कोई बोल रहा? अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग ये कहें कि हमारे पास, अगर हम लोग ये कहें कि कोग्निजेंस ऑफ कोर्ट है जो कि एक्सप्रेसली बार्ड है या फिर इम्प्लाई, तो फिर हम लोग इसके ऊपर बार्स के ऊपर अगर आए ना तो ये 3 किस्म की बार्स हो सकती हैं। एक बार होती है एब्सोल्यूट बार, दूसरी बार हमारे पास होती है कंडीशनल बार, तीसरी बार है हमारे पास स्पेशल बार्स। ये सारी बार्स जो है ना ये हमारी सीपीसी के अंदर ही मौजूद है। एब्सोल्यूट बार का ये मतलब है कि अगर कोई भी शख्स जो है वो कोर्ट में आया अपना दावा लेके, तो फिर अगर ये जो अभी मैं आपको प्रोविजंस बताने लगी हूँ इनमें से कोई प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है तो फिर उसका सूट जो है ना वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और इसमें आते हैं बेसिकली सेक्शन 10 आता है, सेक्शन 11 आता है रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस, उसके अलावा सेक्शन 47 आता है कि यानी कि अगर कोई सूट आया कोर्ट के अंदर और वो डिक्रीज हो चुका है, अब उसकी एग्जीक्यूशन आने लगी है। अब एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाके कोई भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ना वो पहले ट्रायल कोर्ट के किसी भी क्वेश्चन को दोबारा से नहीं खोल सकता। हाँ, अगर कोई भी उसके रास्ते में एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी सवाल आता है तो वो उसकी तरफ जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास सेक्शन 144 है। सेक्शन 144 ये हमें बेसिकली कहता है कि इसकी हम लोगों ने जब भी देनी है एप्लीकेशन देनी है, और ये एप्लीकेशन होती है फॉर रेस्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या होता है कि पार्टीज जो पहले एक खास एक्ट से पहले किसी भी पोजीशन में मौजूद थी उनको उनकी उसी पोजीशन में दोबारा रिस्टोर करवाया जाता है, और इसके लिए सेपरेट सूट नहीं लेके जाया जाता है। इसके लिए हम लोग सेक्शन 144 की एप्लीकेशन लेके जाते हैं जो कि हमारी होती है रेस्टिट्यूशन की। उसके अलावा अगर हम एब्सोल्यूट बार की बात करें इनके अंदर हमारे ऑर्डर पोर्शन के अंदर, इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर 2 रूल 2 आता है जो कि हमें मतलब बेसिकली ये कहता है कि जब भी किसी भी शख्स ने क्लेम करना है तो फिर उसका क्लेम ऐसा होना चाहिए, फुल होना चाहिए। उसका उस टाइम पे क्लेम मांगते वक्त कोई भी ऐसा चीज नहीं छूटनी
होनी चाहिए जो वो उस टाइम मांग सकता था। उसके अलावा हमारे पास ऑर्डर 9 रूल 9 कि अगर किसी भी शख्स का कोई डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो जाता है, तो अब जब डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो रहा है तो वो दूसरी बार आके नया सूट नहीं लाएगा, बल्कि वो वहां पे रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन देगा और अपने दावे की बहाली करवाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर 29 रूल 9 और ऑर्डर 22 रूल 9 आ जाता है, जो कि इनसॉल्वेंट पर्सन की बात करता है कि वो कब सूट नहीं ला सकता। उसके अलावा हमारे पास ऑर्डर 23 रूल 1 आ जाता है, जो कि ये बताता है कि अगर किसी दो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया और उसकी बेसिस पे सूट विड्रा कर लिया है, लेकिन अब कोर्ट से ये इजाजत नहीं ली कि मैं क्या इसको दोबारा कोर्ट में दायर कर सकता हूँ सूट इसी सब्जेक्ट के हवाले से या नहीं, तो फिर अगर उसने विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट वो सूट विड्रा कर लिया तो अब वो दोबारा नहीं जा सकता सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए नया सूट लेके। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, अगर फ्रॉड वगैरह होगा तो क्या होगा, लेकिन वो एक्सेप्शन की हम बात नहीं करते जब इस तरीके से जनरल रूल पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम कंडीशनल बार को देखें तो कंडीशनल बार में ये चीज है कि ये वो वाली कंडीशंस हैं, वो वाली शराइत हैं जो अगर कल को पूरी हो जाए तो इसकी बेसिस के ऊपर दावा आ सकता है कोर्ट में, लेकिन अगर ये पूरी ना हो तो फिर इसकी बेसिस के ऊपर फर्दर दावा नहीं आ सकता। इसमें हमारे पास बेसिकली दो ही सेक्शन है, सेक्शन 83 और 84। ये दोनों भी सीपीसी के हैं। सेक्शन 83 हमें ये बताता है कि अगर कोई हमारे पास एलियन एनिमी वगैरह मौजूद है तो फिर अगर उसने पाकिस्तान में कोई भी सूट दायर करना है तो उसके लिए पहले फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत लेनी है। अगर उसने बगैर फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत लिए बगैर ही कोई सूट दायर कर दिया तो फिर उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे गुलभूषण यादव था, वो हमारे लिए पाकिस्तान में एलियन एनिमी था। अब अगर वो कल को जाके कोई भी सिविल सूट मेरे खिलाफ दायर कर देता तो फिर वो उसका नहीं होना था एंटरटेन। क्यों नहीं होना था? क्योंकि उसने पहले फेडरल गवर्नमेंट से इजाजत नहीं ली थी, और अगर वो इजाजत ले लेता है किसी तरीके से तो फिर वो जो शख्स है ना वो इसको सूट को आगे ले सकता है। तो इसमें कंडीशन क्या आई? इसमें कंडीशन वो जो गवर्नमेंट से इजाजत लेना है ना, फेडरल गवर्नमेंट से, वो इसके अंदर कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 84। उसके अंदर कोई भी फॉरेन स्टेट है जो, अगर उसका कोई सोवरन पाकिस्तान में सूट दायर करना चाहता है तो फिर वो कैसे करेगा? अगर वो फॉरेन स्टेट जो है या फॉरेन वो जो फॉरेन स्टेट है वो रिकॉग्नाइज्ड है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में करना चाहे, इंडिया का कोई भी शख्स सॉरी उसका जो इंडिया वाले जो है पाकिस्तान में कोई सूट दायर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसराइल को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो अब वो लोग यहाँ पे आके ना सूट दायर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास स्पेशल बार आ जाती हैं। स्पेशल बार में ये होता है कि इसमें हमें इतने जैसे कंडीशनल बार है उस तरीके से हाई लेवल की मतलब कंडीशंस को तो फुलफिल नहीं करना, लेकिन हाँ एक सर्टेन लिमिट है। उसके अंदर हमारे पास सेक्शन 80, 91 और 92 आ जाता है। सेक्शन 80 हमें सिंपली ये कह रहा है कि अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी दावा दायर करना है तो पहले हम लोगों ने 2 माह का नोटिस देना है और उसके बाद कोर्ट में आना है वो दावा लेके। और अगर कल को हम लोग बगैर नोटिस दिए कोर्ट में आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? 2 माह उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने में। अच्छा, सेक्शन 91 और 92 इसके साथ आप लोग लिख लीजिएगा कि ये 2018 में ना अमेंडमेंट हो चुकी है। इसके अंदर पहले ये होता था कि अगर 91 या 92 का दावा करना होता था ना तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एडवोकेट जनरल से परमिशन लेते थे, या 2 से ज्यादा लोग फिर कोर्ट से परमिशन लेते थे, फिर ये दावा दायर होता था। लेकिन अभी ना 2018 के अमेंडमेंट में जो एडवोकेट जनरल साहब की परमिशन का शिक है ना वो खत्म कर दी गई है, उसको ओमिट कर दिया गया। अब जस्ट हम लोगों ने विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ये वाले दावे जो है ना इनको दायर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी थी बार्स एक हिसाब की। अब दूसरी हमारे पास चीज आती है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट को किस तरीके से बार किया गया है। अब इसके अंदर 2 तरीके से बार किया गया, एक है इम्प्लाइड बार्स और दूसरी है एक्सप्रेस बार। एक्सप्रेस बार वो वाली बार्स हैं जहां पे हमारे पास कोई ना कोई एनेक्टमेंट मौजूद है और उस एनेक्टमेंट के चलते हुए हमारे पास एक स्पेशल कोर्ट भी मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास रेवेन्यू के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट है और उसके लिए हमारे पास लैंड रेवेन्यू की पूरी हायरार्की मौजूद है, ठीक है, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जाती है। उसके अलावा हमारे पास फैमिली कोर्ट्स हैं। फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत हमारे पास फैमिली कोर्ट बना है और उसके जितने भी केसेस होंगे वो सारे के सारे हमारे फैमिली कोर्ट में जाएंगे। गो के हैं वो सिविल नेचर के, लेकिन उसके अंदर स्पेशल उनके लॉज बन चुके हैं, तो लिहाजा उसके तहत उनके अपने कोर्ट्स बने हैं। तो लिहाजा इन्होंने फर्दर जाके क्या करना है जी, ये सिविल कोर्ट की जो है
उसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर ये बार लगी और ये एक्सप्रेस बार है। और इसकी एक और मिसाल जैसे गार्डियनशिप कोर्ट है, गार्डियनशिप के लिए भी हम लोगों ने गार्डियनशिप कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट में नहीं आना। इम्प्लाइड बार वो वाली बार होगी हमारे पास जो कि सूट है वो सिविल कोर्ट में आने से बाहर है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ मौजूद नहीं है, लेकिन वो बाय वर्च्यू ऑफ सम थिंग्स हम लोग उससे रुके हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक्ट ऑफ स्टेट है, सोवरन एक्ट है, पब्लिक पॉलिसी है, या स्पेशल ट्राइब्यूनल कोई बन गया है। एक्ट ऑफ स्टेट की बात करें तो जैसे अगर मिसाल के तौर पे कल को जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है वो इंडिया को दे दें, हमारा पाकिस्तान के कोई भी स्टेट, वो सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग फ्रेंडली रिलेशन कायम करना चाहते हैं। या फिर जैसे हमारा ये पंजाब है, अभी इंडिया में चल रही है सिख की खालिस्तान मूवमेंट, अगर कल को वो ये कहते हैं कि हमें थोड़ा सा लाहौर का हिस्सा दे दें और हम लोग वो लाहौर का हिस्सा दे दें बतौर स्टेट उनको, तो फिर जिन लोगों की वो गिलगित बल्तिस्तान में या फिर लाहौर में जगह मौजूद है, फिर वो वाली जगह को कोई भी शख्स सिविल कोर्ट में जाके ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, 1000 साल से भी चाहे वो लोग पूरा मतलब कि उनका खानदान मालिक हो, उसको नहीं माना जाएगा और ना ही उसका कोई क्लेम इसके हवाले से माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ये बेसिस है कि एक्ट ऑफ स्टेट, कि स्टेट ने जो काम कर दिया उसके आगे आप लोग नहीं जा सकते। उसके बाद सोवरन एक्ट, ये मतलब कि अभी गवर्नमेंट जो भी एक्ट्स करेगी उसके अंदर आ जाएगा इसका, क्योंकि हमारे पास सोवरन सिस्टम नहीं है, ये इतना ज्यादा वैलिड नहीं है। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोग लैंड एक्विजिशन एक्ट के जरिए कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, जैसे ये लाहौर में भी मेट्रो वगैरह बनी थी या ऑरेंज ट्रेन बनी थी, अब जिन लोगों के दरमियान में प्रॉपर्टी आ गई है वो सिर्फ इसलिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, वहां पे जाकर कंपनसेशन तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ही नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है और उसकी एक प्रॉपर्टी जो कि 10-20 लाख की हो, उसके लिए हुकूमत को कोई करोड़ों का नुकसान सहना पड़ जाए क्योंकि उसके लिए रास्ता चेंज करना था, या फिर क्या होगा दूसरा कि वो जो लोग हैं उनको मुश्किल पेश आएगी। अच्छा, इसके अंदर फिर हम लोगों ने पब्लिक पॉलिसी को मद्देनजर रखना है और ये इसके अंदर इम्प्लाइड बार है। अच्छा, ये सारी मतलब बार्स भी बता दी, सारा कुछ बता दिया। अब इसमें ये है कि अच्छा अगर किसी भी शख्स की जो एक्सप्रेस बार मौजूद है या एब्सोल्यूट बार मौजूद है, तो जब उसने कोर्ट के अंदर अपना सूट लाना है तो उसका क्या फेट होगा? तो उसका ना फेट होगा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11 की क्लॉज डी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ये 2018 में इसकी भी अमेंडमेंट हुई है और अमेंडमेंट होने जी सर। मिस ये देखिए मीटिंग का जरा टाइम देख लीजिएगा कि आई थिंक खत्म ना होने वाली हो। सर ये लास्ट लाइन है मेरी बस। हाँ, थोड़ा सा उसमें ना आपने 5 मिनट में ना इसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। जी ठीक है सर। अच्छा, इसके अंदर रिजेक्शन ऑफ